और इलेक्ट्रोलिसिस में आपको 4 बातों का ध्यान रखना था। कौन कौन बात हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को तोड़ना इलेक्ट्रिसिटी पास करके। अब टूट के क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रॉड लिया है, कैसा सोल्यूशन लिए हैं और मेटल कौन सा है, ठीक है, 3 चीजों पर और कंसंट्रेशन पे भी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो क्या सीखना है आपको, हम बताए थे कि अगर आपने रॉड, देखिए अगर आपने यहाँ पर प्लेटिनम रॉड के अलावा कुछ भी रॉड लिए तो सारा रिएक्शन उसी का होगा। अगर आपने रॉड किसी का भी लिया तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसी का होगा। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपने एक्वस AgNO3 लिया, बहुत अच्छा, और लेकिन रॉड ले लिया सिल्वर का। तो रॉड ले लिया सिल्वर का अगर आपने, तो क्या होगा बच्चों, इसी रॉड का ऑक्सीडेशन होगा और इसी रॉड का रिडक्शन। देखना है यहाँ पे एनोड, एनोड मतलब कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, क्योंकि याद है ना हम लोग कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, उल्टा नहीं होता। उल्टा कहां होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में। तो एनोड पर प्लस चार्ज होता है और यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, यहां पर होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनेंगे। अब हमने बोल दिया कि जब रॉड आप एक्टिव लोगे, जब रॉड एक्टिव लोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रॉड का होगा, दोनों रॉड का होगा, यहां लिख लो। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, चार्ज बढ़ना। तो Ag है, Ag क्या बन जाएगा बताओ, Ag+1। देखो यहां से 0 से +1, प्लस यहां इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज, टोटल चार्ज इधर 0 इधर भी 0, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप चेक करो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहां पर बताया था हमने, डायग्राम से भी समझा देते हैं। ये रॉड ले लिया आपने सिल्वर का, ये भी रॉड ले लिया आपने सिल्वर का, बैटरी लगा दिए, ये प्लस ये माइनस। तो क्या होगा, इसमें से रॉड टूट टूट के पानी में आ रहा है, ये वाला रॉड पतला हो के पानी में इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, ठीक है, ओके। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा बच्चों, तो रिडक्शन होगा। कैथोड माइनस चार्ज है, यहां रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, इसी रॉड का होगा। तो क्या होगा, इस ये जो Ag+1 आया वो इसमें जाके चिपक जाएगा। इस तरह से आपको दिखेगा ये वाला रॉड मोटा होते जा रहा है और ये वाला रॉड पतला होते जा रहा है। तो ऐसा हो जाएगा Ag+1 को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये बन जाएगा Ag, ये जाके कैथोड पर चिपक जाएगा। इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी है, कल बताया था। इस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एक मेटल का परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हो इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और ये इस्तेमाल होता है आपके सिल्वर के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं हम लोग। देखो मान लो यहाँ पर आप गोल्ड लगा दिए और यहाँ पर यहाँ पर सिल्वर लगा दिए और यहाँ पर गोल्ड, जो यहाँ पे लगा होगा वो पिघल के यहाँ जाएगा। क्लियर हो गया ना, उस तरह से उस पर पूरा परत जम जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब कि Ag ही बनेगा और Ag, ठीक है। अब आप देखो AgNO3 वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पीएच सोल्यूशन का नहीं बदलेगा। ये सब बातें आपने सीखा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब आपने एक्वस NO3 लिया, AgNO3 लिया और लिया PT इलेक्ट्रोड। देखिए एक्वस AgNO3 और रॉड आपने प्लैटिनम का ले लिया। जब प्लेटिनम रॉड लेते हैं तो क्या होता है, रॉड रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि प्लैटिनम नोबल मेटल है, सबको पता है, विच डू नॉट रिएक्ट। पढ़े रिएक्टिविटी सीरीज में प्लैटिनम सबसे नीचे है, तो प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन रिएक्ट करेगा, वही रिएक्ट करेगा जो आयन है, जो पानी के अंदर है वो रिएक्ट करेगा। तो अब देखते हैं पानी के अंदर कितने लोग हैं। एक्वस का मतलब होता है H2O प्लस AgNO3, राइट। पानी में घोले हो तो आपके पास कौन कौन आयन है आपको बता दे रहे हैं, H+ OH-, Ag+1 और NO3-1, ठीक है, इतने आयन है बच्चों। अब आते हैं एनोड के पास। एनोड के पास चलते हैं भाई, तेरे पास कौन है, प्लस चार्ज है, प्लस वाला माइनस को खींचेगा। माइनस पे 2 आयन है, OH- और NO3-1। बताइए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका E0 कम हो। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका E0 कम हो, ठीक है। देखो ये सब लॉजिक हम यहां नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि रॉड जब आपने रिएक्ट करने वाला ले लिया तो बाकी सब कॉन्सेप्ट या तेल लेने, वो सब नहीं करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना, कल भी बताए थे, जिसका E0 कम होना चाहिए। और आपको कल सीरीज याद कराया था हमने, तो उसमें आपने देखा होगा OH-1 ऊपर है और NO3 नीचे है। बहुत अच्छे बच्चों, आपको याद होगा OH-1 ऊपर है, NO3 नीचे है, तो नीचे आने पर E बढ़ता है, तो E कम किसका है, OH-1। E कम किसका है, OH का, तो OH रिएक्ट करेगा, ठीक है।
यहाँ चाहो तो हम इस बात को लिख सकते हो कि OH का इजनॉक कम है। तो OH कैसे रिएक्ट करता है आपको याद कराया था हमने। देखो 4 बार OH लेना है, 4 बार OH जब लोगे तो ये बनेगा 2 बार वाटर, 2 बार वाटर, 1 बार ऑक्सीजन और 4 बार इलेक्ट्रॉन। आप इसको याद भी कर सकते हो, बार बार मिलता है। फिर से देख लो एक बार, 4O 4H, देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 O और यहाँ 2, 4 हो गया। और देखो यहाँ पर 4 माइनस चार्ज है, इधर भी 4 4 माइनस है, टोटल बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन हो गया एनोड का। अब आते हैं बच्चों कैथोड पे, अब आते हैं बच्चों कैथोड पे। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, तो ये प्लस वाले आयन को खींच लेगा, प्लस वाला आयन दोनों दौड़ के जाएगा, प्लस वाला आयन दोनों दौड़ के जाएगा, प्लस वाला आयन दोनों दौड़ के जाएगा। बट यहाँ पर तो रिडक्शन कराना है, बट यहाँ पर रिडक्शन कराना है। और आपको पता होगा रिडक्शन जिसका होता है जिसका ई ज्यादा हो, जिसका ई बच्चों ज्यादा हो। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो हाइड्रोजन का ई होता था 0 और सिल्वर का होता था प्लस में, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, नीचे होता है। तो ज्यादा किसका है? सिल्वर का। वाह भाई वाह। तो सिल्वर की कहानी होगी, सिल्वर +1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये बन जाएगा सिल्वर। समझ में आया? +1 -1 0 हो गया। इस तरह से आपने देखा कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है बताइए? OH माइनस रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर रिएक्ट कर रहा है। बचा क्या? बचा क्या? देखो बचा क्या? H आयन बच गया, थोड़ा दिल से देखना। H आयन बच गया बच्चों और NO3 बचा। तो H और NO3 मिलकर क्या बन जाएगा? HNO3। H और NO3 मिलकर क्या बन जाएगा? HNO3। देखना, दिल से देखना। तो H आयन बचा हुआ क्या है ये देख लेते हैं। बचा हुआ क्या है? तो बचा हुआ आपके पास H+ और NO3-। तो HNO3 बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अब सबने पढ़ा होगा कि एसिड का pH कम होता है, पढ़े हो ना? एसिड का pH कम होता है। देखो ये पूछा नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं, बिकॉज ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एसिड का pH कम होता है मतलब pH क्या होने लगेगा? सोल्यूशन का घटने लगेगा, सोल्यूशन का pH घटने लगेगा। एक और पहचान बताते हैं, देखो OH- कम हो रहा है, OH- रिएक्ट कर रहा है, कम हो रहा है। pH में दो ध्यान रखना, pH क्या होता है सबको पता होगा, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आयन कंसंट्रेशन, यानी जितना H आयन बढ़ेगा pH उतना घटेगा। ओके। दूसरी बात याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH-, यानी जितना OH- बढ़ेगा उतना pH घटेगा। याद हो गया होगा? याद हो गया? pH आयन H आयन का उल्टा होता है और OH आयन का सीधा। बस समझ में आया ना? देखो दोनों बात से यहां पर देखो, OH घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो pH भी घटेगा। या उससे नहीं समझा, इससे आ जाओ। H आयन बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है? देखो H आयन बच रहा है, बाकी लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो बढ़ ही रहा है। तो H आयन बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहां पर कि pH क्या हो रहा होगा इस रिएक्शन में? घट रहा होगा। ये सोल्यूशन एसिडिक हो रही होगी। अच्छा pH किसका ज्यादा होता है? सबने पढ़ा होगा pH बच्चों 0 से 7 तक होता है। किसके लिए? एसिड के लिए, यानी कम होता है। और बेस के लिए क्या होता है pH बताइए? 7 से 14, यानी बेस का pH ज्यादा। देखो समझो इसको, बेस का pH ज्यादा और बेस में OH आयन होता है, इसीलिए pH और OH आयन डायरेक्ट रिश्ता में, यानी बेस बढ़ा, OH आयन बढ़ा, pH बढ़ा। फील हो गया? pH किसका रिश्तेदार है? बेस का। H का उल्टा है, दुश्मन है, एंटी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। ठीक है? फील हो गया? देखो एसिड का पावर बढ़ा तो H आयन बढ़ा। सामने पढ़ा होगा ना, एसिड वो है जो H आयन देता है, तो H आयन बढ़ा तो एसिड बढ़ा तो pH घटा, उल्टा। ठीक है? और बेस में क्या होगा? बेस में बेस पावर बढ़ा तो OH आयन बढ़ा तो pH भी बढ़ा। फील हुआ? हो गया क्या? pH किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? OH आयन, यानी बेस के। OH आयन जब भी बोले तो किसकी बात कर रहे हैं हम? बेस की। और H आयन बोले तो किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की। वाई? आप जानते होंगे एसिड वो है जो H आयन डोनेट करता है और बेस वो है जो क्या डोनेट करता है? OH- डोनेट करता है। सबको समझ गया? तो आप देखो pH इसका कम होने लगेगा। pH इसका कम क्यों होगा बताओ? कम क्यों होगा? क्योंकि H आयन बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है। ठीक है? समझ गया क्या? SO4 में क्या क्या आयन है आपको सोचना है, कितने आयन है। देखो डाइल्यूट है मतलब पहले तो वाटर है और प्लस H2SO4 है, देखना समझना। तो बताओ इसमें आयन कौन कौन है? वाटर के पास 2 आयन होता है, H+ OH-। लिख लो, लिख लिए। H2SO4 के पास भी H+ होगा, तो डबल डबल थोड़ी लिखेंगे यार, तो लिखा हुआ है। और क्या बचेगा? SO4-2। चलो अब एनोड भाई के पास चलते हैं। रॉड देख लेना, रॉड प्लेटिनम है, टेंशन मुक्त। प्लेटिनम है तो उसको सोचना चाहिए। अच्छा प्लेटिनम रॉड नहीं रहता तो अच्छा रहता, टेंशन नहीं है। देखो सिल्वर रॉड में कुछ सोचना नहीं है, मस्त फिजिकल रिएक्शन करो, इसमें तो ज्यादा सोचना है। तो एनोड पे आ जाते हैं। एनोड प्लस चार्ज है, वो किसको बुलाएगा? आओ भाई माइनस वाले आओ तुम लोग, OH- और SO4-2। एनोड पर बच्चों होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। देखो हम जैसे सोच रहे हैं सोचो, ऑक्सीडेशन के लिए E0 होना चाहिए लेस,
अब आपके पास वो टेबल होना चाहिए, ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि हमने कल बताया था सबसे नीचे एफ फ्लोरीन, उसके ऊपर SO4 है, सेकंड लास्ट है SO4, सेकंड लास्ट रैंक, यानी तुमको पता होगा ई नीचे बढ़ता है, ई नीचे बढ़ता है मतलब सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट पे है, यानी इसका तो ज्यादा ही है, ये तो पक्का हो गया। तो कम किसका है? OH माइनस। क्या बात है, बल्ले बल्ले। और अब भी OH माइनस, अब देखो तुमको अब आना चाहिए, अगर अब नहीं आ रहा तो तुमको चिंता लेना चाहिए। OH माइनस कैसे रिएक्ट करता है ये आपको आ जाना चाहिए, अभी पढ़ाए थे फिर बता दे रहे हैं। 4OH लिखना है, फिर 2 बार वाटर हो जाएगा प्लस O2 प्लस 4 बार इलेक्ट्रॉन, हो गया रिएक्शन, देख लो एनोड पे। चलिए अब कैथोड पे चलते हैं, कैथोड पे भी ज्यादा आसान है, यहाँ पे एक ही को चार्ज है। देखो कैथोड पर भी अगर जो समझदार बच्चा रहेगा नहीं सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, उसको दिखेगा सर एक ही को तो प्लस है, 2 गो है तुम्हारे पास, नहीं, जब 2 हो ही नहीं तो तुम ऑप्शन क्यों सोच रहे हो कि ज्यादा ना कम, क्या मतलब उससे। तो कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, ये प्लस वाले को खींचेगा और एक ही प्लस वाला है। सोचना है तो आप सोच लीजिए, यहाँ पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन उसका होता है जिसका ई ज्यादा है। चलो एक है। H प्लस कैसे रिएक्ट करता है आपको कल से बता रहे हैं, H2 गैस बनता है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H। अब देखो बराबर करना है चार्ज, तो सोचो यहाँ प्लस है यहाँ 0 है, तो इधर भी 0 करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, हो गया, हो गया। अब कोई बोले दोनों रिएक्शन को ऐड करो, देखो बोल सकता है कोई, हाँ, तो ऐड करने के लिए देखो हम इधर आते हैं साइड में, फिर करते हैं। तो 4OH माइनस 2H2O बन गया, O2 बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन भी बन गया, बहुत अच्छे। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 बन गया। अब देखो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं कट रहा, तो इसको 4 बनाएंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, देखना ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, समझ रहा है ना, 4 हो गया, समझ रहा है क्या। अब आप इसको काट दो, ऐड करो, ऐड करते वक्त ये मिला सकते हो, तो 4 बार H 4 बार OH, तो 4 कॉमन हो गया और HOH क्या होता है बताओ, H2O होता है। इधर बन रहा है 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। अब देखो इधर भी वाटर इधर भी वाटर, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, इधर है तो आप इसको माइनस कर सकते हो, 4 वाटर में से 2 वाटर माइनस कर सकते हो, तो क्या बचेगा 2H2O। समझा नहीं, मैथ्स का इक्वेशन पढ़ते हो ऐसे 2x इक्वल टू x है, तो दोनों तरफ थोड़ी लिखते हैं, इसको इधर माइनस कर लेते हैं, वैसा ही। तो तुमने क्या लिया था, याद करो तुमने क्या लिया था बच्चों, डाइल्यूट H2SO4, तो उसका भी नाम लिखो, डाइल्यूट H2SO4, तो H2SO4 निकलो। अब फाइनल आंसर देखो, हमने लिया डाइल्यूट H2SO4, मतलब H2SO4 के साथ क्या लिए तुमने, वाटर लिए और इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो एरो पे, तो क्या बन रहा है O2 प्लस H2 प्लस, इसको क्या हमने टच किया क्या, नहीं, यहाँ का ही टूट टूट के निकल गया मान लो, तो ये H2SO4 वैसा का वैसा ही बना रहेगा, समझ में आ रहा है। तो बहुत बार होता है कि ये टूटता नहीं है, कुछ पानी ही टूट जाता है, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। आप NaCl में याद करो ना, NaCl में टूटा था, NaCl में देखो तो याद करो, तुमने लिया था NaCl के साथ वाटर, याद आ रहा है, कॉपी में होगा, जिसको तुम एक्वस NaCl बोलते हो, तो क्या बना था देखो, NaOH बन गया था, वैसा कि वैसा बच गया था, Na और OH और Cl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये 10th में ही पढ़ते हैं हम लोग, देख लो बच्चों, ये आपको कल ही पढ़ाए थे, याद करो। चलिए तो ये फाइनल आंसर हो गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर पूछ लिया तो आंसर तो आपका यही हो गया। तो यहाँ पर बस पूछा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ क्या बनता है, तो क्या बनता है इलेक्ट्रोलिसिस में बता देंगे, ऑक्सीजन गैस बन रहा और कौन सा बन रहा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर बन रहा ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे बन रहा हाइड्रोजन गैस, आंसर काम खत्म। चलिए तो ये भी हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चों, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक्वस कॉपर सल्फेट, इधर कर लेते हैं इसको मिटा के, देखना आप दिमाग लगाना है आपको, आखिरी है कर लेना। एक्वस कॉपर सल्फेट, प्लैटिनम रॉड है तो रॉड रिएक्शन नहीं करेगा, अच्छी बात है। एक्वस कॉपर सल्फेट, चलो देखते हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस मतलब वाटर है, आखिरी है बच्चों, जो भी दिल में होगा पूछ लेना। तो क्या क्या टूट के निकलेगा आयन, H प्लस OH माइनस Cu प्लस 2 और Cl माइनस 1, 4 आयन है। चलिए एनोड पे आ जाओ, एनोड पे आ जाओ बच्चों। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज है मतलब माइनस को ये खींचेगा। कौन कौन आता है, देखो हम यहाँ कौन कौन आता है लिख रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज हो रहा,
पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, सीधे सटीक आंसर, मतलब ये लिखना ही नहीं है आपको, सीधे ये बताना है कि भाई ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा। कौन आया ना गया उससे क्या मतलब है, रिएक्ट कौन किया उसकी बात करो। हम तुमको समझाने के लिए लिखते हैं कि तुम अपना लिख लो, प्लस चार्ज है माइनस वाले को बुलाएगा, बट रिएक्शन दोरे थोड़ी करेगा, रिएक्शन वही करेगा जिसका ई नॉट कम है, जिसका ई नॉट लेस है। और आपको याद होगा OH और Cl में, OH और Cl में आपके कॉपी में होगा, देखो Cl माइनस ऊपर है, OH नीचे है। आप ये याद क्यों नहीं कर जाते, बार बार तो मिल रहा है, देखो ये याद क्यों नहीं कर जाते, इसका ट्रिक भी बताया था हमने। देखो इसको याद कर जाना, ClOH NO3 SO4, देखो ये बार बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप याद कर जाओ यार। इसके ऊपर सिल्वर है, इसके ऊपर कॉपर है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखो ई नॉट लेस आप देख सकते हो क्लोरीन का है, तो रिएक्शन क्लोरीन करेगा। अब देखो कैसे होगा, बहुत सारे लोग चार्ज में भी कंफ्यूज, हमको पता है। तो भाई आपको कुछ समझ नहीं रहा, इतना तो समझ रहा है ना कि चार्ज या तो हटाना है या तो लाना है, दो ही ऑप्शन है। तो अभी है तो हटा दो, है तो हटा दो, नहीं है तो ला दो। चलो अब इलेक्ट्रॉन सोचते हैं, इधर देखो माइनस चार्ज है, इधर जीरो है, बराबर करना है, बराबर करना है। तो कैसे करोगे बराबर, भाई इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तभी ना बराबर होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, देखो इधर -1 हो गया बराबर, और तुम इधर जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। अब एक Cl नहीं होता है तो डबल डबल कर दिया जाता है, तो इसको Cl2 लिखते हैं, 2Cl है। तो क्या रिएक्शन हुआ, कोई पूछ दिया, इसको तुम डालोगे तो क्या होगा, तो हम बताएंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगा, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगा, ये मेरा आंसर होगा। चलिए कैथोड पर देखते हैं, कौन बच गया यहां पर, OH बच गया, देखना OH बच गया। कैथोड पर बच्चों होता है रिडक्शन, कैथोड पर होता है बच्चों रिडक्शन। चार्ज इस पे कौन सा होता है, माइनस, तो प्लस वाले को बुलाएगा, आओ भाई ये आएंगे दोनों मुंह उठा के, बट दोनों को भाव नहीं देगा वो किसको भाव देगा, जिसका ई नॉट क्या है ज्यादा। अब ई नॉट ज्यादा किसको सोचते हैं, इसका 0 है, इसका प्लस में है, तो इसका ज्यादा है। तो वैल्यू याद नहीं रखना, आइडिया पता होना चाहिए, बस आइडिया। तो प्लस में है तो कॉपर रिएक्ट करेगा, कॉपर को भाव देगा। देखो अब चार्ज है तो हटाना है, हमने बताया ना। अब देखो प्लस चार्ज तो Cu बनेगा, ये तो पक्का है। अब सोचो प्लस है और 0 है, किधर इलेक्ट्रॉन लगता है। अगर जिसको नहीं समझ रहा हम ट्रिक बताते, देखो जिसको नहीं समझ रहा, प्लस को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर लगाना और माइनस के अपोजिट में लगाना, देख लो पढ़ते पढ़ते सब आ जाएगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो सब रट जाएगा। तो माइनस जिधर कम है उधर इलेक्ट्रॉन, और प्लस जिधर ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, याद कर जाओ उसको। तो प्लस इधर ज्यादा है तो उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म, यह बन गया। देखो तो क्या बना, अब देखो पूरा ओवरऑल रिएक्शन सुनो, पूरा रिएक्शन क्या हुआ है, देख एक्वस CuCl2 लिया तुमने, एक्वस लिखोगे तो भी चलता है, पानी लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या क्या हुआ बता रहे हैं, कौन सा पहले बना लिख दो, क्लोरीन बना, प्लस क्या बना, कॉपर बना। अब बचा क्या सोचेंगे, बचा क्या, देखते हैं यहाँ H बचा और यहाँ OH बचा, तो HOH क्या बन गया, वाटर। अरे वाटर वैसे को वैसे निकल गया, वाटर का रिएक्शन नहीं हुआ, देखो वाटर वैसे को वैसे निकल गया। अब देखो ना ही H खर्च हुआ ना ही OH खर्च हुआ, तो pH नहीं बदला होगा ना। सोचो pH किस पे चेंज होता है, या तो H पे नहीं तो OH पे, pH चेंज नहीं हुआ। लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे पूछा नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं। तो ये आंसर लिखने का तरीका होता है, फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पर निर्भर करता है। यहाँ पर पूछा था प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, क्या आंसर आएगा, तो आंसर हमने बता दिया भाई, एनोड पर यह आएगा, कैथोड पर यह आएगा, काम खत्म। चलिए तो आपको आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन करने, जल्दी से नोट कर लीजिए, सुनेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी, ये वर्ड आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, जो काम अपने आप हो जाए। और हमने आपको 2 बातें इसमें बताई थी कि वही काम अपने आप होगा जिसका डेल्टा जी निगेटिव होगा। अब देखो डेल्टा जी निकालने के लिए इससे अच्छा है, हमने आपको एक और ट्रिक बताया था, किसी को याद है डेल्टा जी नहीं निकालना है तो क्या चेक करेंगे, बताओ बच्चों। ई ऑफ सेल कैसा होना चाहिए, ऑफ सेल, ई ऑफ सेल कैसा होना चाहिए फिजिबल के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो सवाल नहीं बनता है, बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, इसमें आपकी गलती, आप बोलते हो ना सवाल नहीं बनता है, यहीं पर आपकी गलती हो गई, बिकॉज ये हमने पढ़ा दिया है कि डेल्टा जी निगेटिव होगा। बताओ डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NE ऑफ सेल इनटू फैराडे कांस्टेंट। ये निगेटिव आने के लिए ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम लोग इसी से चेक करेंगे, इसी से चेक करेंगे, जिसका ई ऑफ सेल पॉजिटिव निकलेगा वो वाला सही है होगा, और जिसका निगेटिव निकलेगा उसका नहीं होगा, ठीक है।
समझ में आ गया क्या करना है, क्यों करना है, ये भी समझ गया। इसको दिमाग में डालिए, डबल करा रहे हैं हम, और फिर बोलोगे नहीं समझ रहा है, इसीलिए नहीं समझ रहा, आप भूल रहे हो। हमने क्या बोला है तुमको, शुरू दिन से हम एक बात बोले हैं कि अपने टीचर पे भरोसा करिए कि वो आपका नैया पार लगाएगा, और जितना हम बोले उतना कर लो। नहीं हुआ सिलेक्शन तो तुम मेरे आके 2 झापड़ मारना, नहीं हुआ, लेकिन हम जितना बोले उतना होना चाहिए। अब देखो कैसे, अब ये तुमको नहीं आ रहा है तो मेरी गलती नहीं, फिर हम 2 झापड़ देंगे तुमको, याद रखना। क्यों? क्योंकि अब तुमको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो सवाल तुम्हारा बनाना फर्ज बनता है। ये वर्ड देखते ही याद आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कॉपी में फिजिबल वर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग ई ऑफ सेल, आपको क्या करना है, दिस एंड दिस, मतलब समझ रहा है, एनोड होगा, कैथोड होगा, कुछ भी होगा, हमको क्या पता। अब आपको इसमें से इसका सोचना है ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए कैसे सोचिएगा, बहुत आसान है। अगर हम आपको जेडन लिख के दे दें /Cu+2, तो तुम रिएक्शन करा लेते थे कि नहीं, एक का ऑक्सीडेशन होता था, एक का रिडक्शन होता था। समझ में आ रहा है ना बच्चों, एक का ऑक्सीडेशन होता था और दूसरा क्या होता था, रिडक्शन। तो आप ई ऑफ सेल निकालना है, तो देखिए कैसे करना है, Fe+3 है, Fe+3 है। अब ऑलरेडी इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज घटेगा, बढ़ेगा नहीं। चार्ज देखो, अगर आपके पास, हमने क्या बताया, चार्ज है तो हटाना है और नहीं है तो लाना है, ये बात क्लियर हो गया है। तो Fe+3 बच्चों टूटता है Fe+2 में, तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर +3 है, यहां पर +2 है, दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमने इधर इलेक्ट्रॉन लगाया। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, क्या ट्रिक बताया था, प्लस जिधर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन उधर लगाइए, प्लस जिधर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन उधर लगाना है। ठीक है बच्चों, याद है क्या सबको ये ट्रिक, बताओ, प्लस जिधर ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन लगाना है, बोलो। यस सर। तो देखिए Fe+3+2 में बनेगा, हो गया इसका ऑक्सीडेशन, और I-1, इसका I-, ये भी चार्ज है तो चार्ज हटेगा तो ये बन जाएगा I बनेगा। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन किधर लगेगा, माइनस जिधर कम है, कम इधर है तो इधर लगेगा। आई बात समझ में। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, सॉरी एक I नहीं होता, I2 होता है, तो आप डबल कर सकते हो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, इसको डबल कर सकते हो, ये 2 और ये 2, ओके, तो इसको भी डबल करना होगा। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और लिख लो सेल रिएक्शन, 2Fe+3 प्लस 2I- से बन रहा है 2Fe+2 प्लस I2। अब आपको जाना है टेबल में, बुक के टेबल में सबका वैल्यू दिया रहता है, और आप देख ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए, ई ऑफ सेल निकालना। अच्छा ये भी टेबल में मिल जाएगा, देखो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये भी टेबल में दिया होगा, Fe+3 Fe+2 बनता है, ये भी टेबल में। कोई बोल रहा हमको ये नहीं समझ रहा, तो भाई +3 +2 बनता है, +2 0 बनता है, ऐसे धीरे धीरे कम होता है चार्ज इसका आयरन का। यहां पर -1 से 0 हो गया। तो ई ऑफ सेल होता है बच्चों E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है, देखते हैं, चलो देखो यहां पे +2 से +1 घटा ना पावर, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, जिसका घट रहा है उसका रिडक्शन होता है और वो बनता है कैथोड। यहां देखो -1 से 0, तो ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या बोलेंगे, एनोड। तो अब आप जाके देखिए कि आयरन का कितना है E0, आप टेबल में देखिए बच्चों, आयरन का E0 Fe+3 से +2 बनते वक्त आप बुक में देख सकते हैं, याद कर, ऑफ Fe+3 से +2 0.77, और E0 आपको I-1 से I2 से I-1, I2 से I-1, अच्छा आयोडीन का बता दिया तुमने लगता है। चलो ये देखो, तो हमने वैल्यू लिख दिया, ये काम आपको करना है और पेपर में आएगा तो ये वैल्यू लिख के आता है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखो कितना फायदा होगा तुमको, हेलो फायदा देखो, फायदा क्या है, तुमको रिएक्शन यहाँ दे दिया है, देखा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है, देखा, आया मजा, सब दिमाग वालों के लिए बहुत हिंट है। ये वैल्यू तो पक्का पेपर में आएगा। अब देखो कैथोड कौन है हमको पता चल गया है, आयरन वाला, ये बस आपको सोचना है। तो 0.77 लिखो पहले, फिर -0.54, इसको माइनस करके बस तुम बताओ पॉजिटिव आंसर आएगा कि निगेटिव आएगा, करना भी नहीं है तुमको, इससे कोई मतलब नहीं है, बस चेक करना है प्लस में आ रहा है कि माइनस में। हम पहले कर दिए, ये 0.7 0.5 बड़ा में से छोटा माइनस करोगे प्लस में, तो बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, तो फिजिबल है, तो यहां लिख दो यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बोलिए आपको समझ में नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए,
एक क्वेश्चन बस हम और करेंगे बच्चों, फिर से आपको हम बता दें पूरी बातें। हम लोग चेक कर रहे हैं जिसका ईएमएफ ऑफ सेल प्लस में होगा वो सेल फिजिबल है, काम करेगा, हमने स्टार्टिंग दिन से बोला है। और जिसका माइनस में हो गया वो काम नहीं करेगा, वो गलत है। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए अब Ag +1 है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हम डायरेक्ट ये लिखना सिखा देंगे तुमको। देखो रे बच्चा लोग इधर ध्यान दो, Ag +1 है, हमने क्या बताया, चार्ज है तो हटा दो। चलो तो +1 है तो ये Ag में जाएगा, हमको पता है। अब बताओ प्लस जिधर ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, काम खत्म। अच्छी बात है। Cu काय में बदलता है, आपको याद हो गया होगा, Cu+2, सब प्रैक्टिस का खेला है भाई। Cu+2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 है, इधर 1, तो इसको डबल कर दो, 2 2 2 जम गया। ऐड करो, ऐड करोगे कटेगा, ये ऐसे बन जाएगा 2Ag +1 + Cu gives 2Ag + Cu+2। अब आप चेक करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो +1 से 0 ये हो रहा रिडक्शन और ये हो रहा ऑक्सीडेशन, बढ़िया बात है। अब आप इसका ई ऑफ सेल निकालिए, चलिए इधर आ जाइए। ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। बताइए कैथोड किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन हुआ, सिल्वर। क्या तुमको सिल्वर का याद है, मेरे को याद है 0.80, ये आप पेपर टेबल में देख लो। आप सिल्वर का बच्चों E0 देख लो, मेरे को याद है इसलिए हम लिख दिए E0 ऑफ Ag +1 /Ag, ऐसे लिखा रहता है वहां पे 0.80। और ये दिया होगा, ये भी याद होगा E0 ऑफ Cu+2 /Cu, ये तो पक्का याद होगा 0.34, याद है ना, बार बार मिलता है। तो आप देखो -0.34, -0.34, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, बताओ पॉजिटिव, तो ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ ना बोलो यार। तो आपने इलेक्ट्रोलिसिस तो बिल्कुल पढ़ा है, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। 2 रॉड होने चाहिए और इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दो और इसको माइनस से जोड़ दो, प्लस वाला एनोड माइनस वाला कैथोड, और यहां पर कोई भी चार्ज रहता है, मान लो Na+Cl-। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो सारा प्लस वाला जाके माइनस पे चिपक जाता है और माइनस वाला प्लस पे चिपक जाता है, ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी मास ट्रांसफर हुआ। एक वर्ड याद सुन लो, मास ट्रांसफर। पूरे इधर उधर भाग रहे, यहाँ के मास सब गायब हो गए। मास समझता है ना, वजन, आयन। तो फैराडे ने इसी के बारे में 2 लॉ बनाया था। सबसे पहला फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बोला था बच्चों कि जब मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इन जो रॉड पे जाके जो मास जमा हुआ है, ठीक है, मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पासिंग थ्रू इट। इसमें से जो चार्ज जा रहा है, ठीक है, यही लिखना आपको, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने, द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसका मास जमा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का, ये जो पानी जैसे डालते हुए इलेक्ट्रोलाइट है, डिपोजिटेड, डिपोजिट मतलब जमा होना, डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यानी कैथोड एनोड, 2 नाम समझ रहा ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें सोल्यूशन डालते हो, इलेक्ट्रोड जो रॉड डालते हो, तो ये सोल्यूशन वाले आयन जाके इस पे चिपकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मास ट्रांसफर होता है और वो इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to quantity of electricity passing through it। इससे जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल, देख लो यही लिखा हुआ है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाओगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा z, याद रखना z क्या अभी हम बताएंगे, z फॉर जीब्रा नहीं है, तो m = zq, तो m = z इंटू q बराबर it भी होता है, अब I इंटू t लिख लीजिए। जहां पर z को क्या बोलते हैं सुन लेंगे, वेयर z इज कॉल्ड, जहां पर z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE शॉर्ट में, याद रखना, हमको भी यही याद है ECE, ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, उससे हमने याद रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उस वर्ड से याद रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला। अब हम लोग जेड के बारे में बात करते हैं। देखो जेड इक्वल टू,
जेड इक्वल टू एम बाई आई टी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जेड का डेफिनेशन, आप इतने दिनों से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप जानते हो कि डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है। नीचे वाले को 1 कर दिया जाता है। देखो नीचे वाले को 1 करेंगे, यदि करंट को कितना मान लिया जाए 1 एम्पियर, टाइम को कितना मान लिया जाए 1 सेकेंड, देन तब क्या होगा, ये 1 1 हो गया तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा एम के। अब यहीं से डेफिनेशन से लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। एम क्या है, एम का इतना नाम है, मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू 1 सेकेंड टाइम। सुन लो ध्यान से, लिख देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देखना ये आता है पेपर में सब। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, देखो जेड इज, जेड का नाम है ये, इज मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड when 1 ampere current is passes through electrolyte for 1 second time। ठीक है, समझ में आ गया? जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड जा रहा है और जितना मास जाके जमा हुआ 2 ग्राम 5 ग्राम वही है। अब देखना जेड का एक और फॉर्मूला यहां से देखना बच्चों, जेड कैसे निकलेगा ये भी हम बता रहे हैं। जेड निकलता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट, सभी लोग ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट वेट, क्या आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तभी आगे का समझ में आएगा। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट, याद होगा फैराडे कांस्टेंट, आपको याद होगा कि फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 फैराड का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। बहुत अच्छा, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ाया है इसी चैप्टर में। अब आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट तो सबको पता होगा, इक्विवेलेंट वेट सबको पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट, देखना मर्ची बता रहे हैं, ये जेड का फॉर्मूला हो गया, ये जेड का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर आपको हमने पढ़ाया था, एक्स फैक्टर एसिड के लिए H प्लस देखते हैं, बेस के लिए OH माइनस देखते हैं और सॉल्ट के लिए चार्ज देखते हैं मेटल पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक्स फैक्टर क्या है, एक्स फैक्टर है बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना आपको, या निगेटिव भी, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा, यहां पर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो रे, मान लो कोई बात किया, देखो इधर, जैसे CuSO4 है, CuSO4 की बात करें आपने, ध्यान देना बच्चों, अगर आपने CuSO4 की बात किया है तो इसमें से कौन सा आयन रिएक्ट करेगा, इसमें कौन सा आयन रिएक्ट करेगा बताओ, इसमें कौन रिएक्ट करेगा, जाके Cu+2 रिएक्ट करेगा ना। तो इसका कोई बोले जेड निकालो, देखना इसका कोई बोले जेड निकालो, कोई बोला इसका आप जेड निकाल दो, तो आप अगर इसका जेड निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जेड के लिए इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय ध्यान दो फॉर्मूला पढ़ो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एफ, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर इनटू एफ। ये याद कर जाओ, ये जेड का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया क्या? अरे इसको इसमें डाल दो, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। अब देखो यहां से मॉलिक्यूलर वेट बताओ कॉपर+2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5, ये आपको दिया रहता है पेपर में, टेंशन मत लो। एक्स फैक्टर आपको देखना है, क्या एक्स फैक्टर, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे, 2। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही है 96,500, हो गया, वैल्यू आ गया। जेड आ गया कॉपर+2 के लिए, फील हो गया कि फिर से एक बार बता दे, देखो कॉपर+2 के लिए निकालना है, पूरे के लिए क्यों निकाल नहीं रहे, क्योंकि जो आयन जाकर रिएक्ट करेगा उसी की बात करते हैं, पूरे का नहीं लेते हैं। तो जेड निकाल रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट बाय एफ होता है, देखो फैराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर, यहां पर एफ है, इसके जगह पर ये डाल दी,
मॉलिक्यूलर वेट इसका कॉपर का होता है 63.5 अपॉन एक्स फैक्टर 2 और 96,500 निकल गया। आ गया समझ में? हाँ ना बताओ बच्चों। ओके यस सर। ओके वेरी गुड। चलिए तो आपको ये फर्स्ट लॉ फील हो गया होगा, फर्स्ट लॉ का पूरा फॉर्मूला आ गया होगा याद। एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट लॉ आएगा तो आपको इतना लिख के देना है, ये लिखे नहीं तो भी चलता एग्जाम्पल, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपको इतना। ये नीचे वाला भी नहीं लिखे तो चलता आपके बोर्ड पेपर में, बिकॉज इतनी जरूरत नहीं है जेड वेट के फॉर्मूले की, बट आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्या क्या लिखना आपको? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट इससे मिल जाएगा, फिर ये 3 फॉर्मूले लिखिए, फिर जेड का डिफिनीशन जरूर लिखना, जेड का डिफिनीशन जरूर लिखना। बच्चे क्या बोलते हैं, पूछा नहीं है, मार्क कट जाएगा आप नहीं लिखोगे तो, याद रखना ईसीई का डेफिनेशन चाहिए। तो आपने फर्स्ट लॉ नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो फराडे का बच्चों सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कब लगाना है? जब चार्ज कांस्टेंट हो। देखो इधर ध्यान से, आप क्या करिए, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए, 2 को, ध्यान समझना। ये सॉल्ट ब्रिज वाला नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला 2 सेल है, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक बोला हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं। यहां पर एक बैटरी लगा दो प्लस, यहां माइनस, और इसको जोड़ दो। मतलब हमने क्या किया है, 2 सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया है, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग मतलब सीरीज में जोड़ना, प्लस को माइनस से जोड़ना। इधर ध्यान दो, ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। सीरीज ग्रुपिंग हुआ ना, सीरीज ग्रुपिंग समझता है ना, प्लस से माइनस को जोड़ना। तो हमने 2 सेल लिया, प्लस सीरीज में जोड़ दिया। इसमें डाले हमने, ध्यान देना बच्चों, इसमें हमने डाला CuSO4 और इसमें डाला हमने ZnSO4। एकदम दिल से समझना बच्चों, बहुत भयानक सवाल है, मतलब अच्छा है। CuSO4 और ZnSO4, ठीक है। CuSO4 और ZnSO4, बढ़िया बात है। जब सीरीज में आपने ग्रुपिंग किया तो आपको पता होगा सीरीज में करंट सेम रहता है, पढ़े होंगे आप बचपन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, याद है रसिस्टर वाला, ऐसे ऐसे R1 R2 10th में एक ही रास्ता है तो करंट सेम सीरीज में, बढ़िया बात है। करंट सेम रहेगा तो चार्ज भी सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा बताओ? क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, ये सेम तो ये सेम, तो इसीलिए हमने सीरीज लिया है, बिकॉज ये लॉ तभी लगेगा जब चार्ज कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट मतलब सेम। इसी के लिए हमने 2 गो सेल लिया और सीरीज में जोड़ दिए। आपको ये बात समझ में आ गई क्यों 2 गो सेल लिए? बिकॉज चार्ज कांस्टेंट रहेगा तब ये लगेगा, तब ये लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि इफ, यदि, इफ सेम अमाउंट ऑफ, if same amount of charge, if same amount of charge is passes through, charge is passes through different electrolytes, तुम देखो यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 है, एक CuSO4, डिफरेंट है, इन दोनों में से सेम चार्ज पास हो रहा, तब आप ये नहीं बोल सकते कि M प्रोपोर्शनल टू Q। कोई बोला क्यों? क्योंकि दोनों में तो Q सेम ही है, कैसे किसमें जल्दी जमा होगा? सवाल यहां क्या पता चल रहा है, फराडे सोच रहे थे किसमें जल्दी जल्दी रॉड पे डिपॉजिट होगा चार्ज, यही कॉन्सेप्ट है ना। पहले में क्या बोला उन्होंने कि ज्यादा चार्ज दोगे ज्यादा जमा होगा, ठीक है मान लिए। अब मान लो हम 2 को सीरीज में जोड़ दिए और चार्ज को सेम दिए, तो बताओ चार्ज को छोड़ करके क्या कुछ और है जिसके बदौलत हमको पता चलेगा जल्दी जल्दी जमा होता है? फराडे का ये डाउट था। उन्होंने पहले लॉ में क्या बोला कि आप ये लाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ज्यादा चार्ज दो जल्दी जमा होगा। अभी आप 2 कूलम दे रहे हो, 4 कूलम कर दो फटाफट जमा हो जाएगा। ओ ठीक है। मान लो हमको चार्ज नहीं बढ़ाना है, हमने सामने वाले को हम चार्ज नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है कि जल्दी जल्दी जमा हो जाए? हाँ है ना यार। तो उसके लिए इन्होंने ये बनाया, क्या बोले, अगर सेम चार्ज पास हो रहा है, मान लो चार्ज नहीं बढ़ रहा है, दोनों में सेम है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तब देन मास डिपोजिटेड, ध्यान सुनेंगे, देन मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अभी मिला था ना इक्विवेलेंट वेट, अभी मिला था ना बच्चों इक्विवेलेंट वेट, अभी मिला था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ध्यान देंगे बच्चे सभी लोग,
ध्यान देना। तो इसको देखो, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो मास, अब हमारे पास दो इसकी बात करेंगे, इसमें कॉपर है, इसमें जिंक है। तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या होगा, m बराबर क्या होता है, Z इंटू क्यू। Z इंटू क्यू, देखो Z ऑफ कॉपर अलग होगा, Q सेम ही है, देखना समझो ध्यान से। तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू Z को क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, याद हो गया है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। अभी बताया था ना, Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F। ओके, अब अगर हम लिखे इसके लिए Zn के लिए, तो मास ऑफ जिंक रॉड इक्वल टू Z यानी ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इनटू चार्ज। चार्ज दोनों में सेम है इसलिए क्यू क्यू लिखे। इसको भी ऐसे तोड़ दो, Z को क्या तोड़ के लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn अपॉन फैराडे कांस्टेंट फिक्स है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ जिंक क्या मिलेगा, देखो QF कट जाएगा, आपको मिलेगा E ऑफ कॉपर अपॉन E ऑफ जिंक। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इधर भी मास मास, इधर भी E। इसका मतलब M प्रोपोर्शनल टू E। बोलो समझा, समझ गया होगा, यही यहाँ पे बोला हुआ है, इसको प्रूव भी कर दिए। क्या बोला, देखो अगर चार्ज सेम पास हो रहा, देखो तब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, तो मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट के, मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी जमा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी जमा होगा। अब बच्चे ने पूछा किसका ज्यादा है, देखते हैं। चलो हम आपको बताते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होगा। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। कॉपर पे कितना चार्ज आता है, 2, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों 63.5 अपॉन 2, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया। चलिए अब आप बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, जिंक का मॉलिक्यूलर वेट आप देख लीजिए शायद 65 होता है। जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 65, राइट, 65 अपॉन 2। तुम बताओ कौन ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा ना, ये ज्यादा आएगा कि नहीं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक ज्यादा है किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर से। सो कौन जल्दी जल्दी जमा होगा, बताओ कौन जल्दी जल्दी जमा होगा, सो जिंक डिपोजिट फास्टर, जिंक जल्दी जल्दी जमा होगा ऑन रॉड। कौन से रॉड पे, कैथोड पे, प्लस चार्ज है तो माइनस पे जाएगा। समझ में आ गया सबको, फिर से देख लीजिए, आपको कोई कोई बुक वाले इसको ऐसे भी लिख देते हैं, M1 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2। कहां से आया आपको समझ रहा ना, ये क्या लिखा होगा मेरा भी, फिर से सुन लो। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो आप ये 2 लाइन भी लिख करके अपना काम चला सकते हो। फिर से देख लो क्या बोल रहा, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा हो 2 इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो मास जमा होने वाला है वो उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा वो जल्दी जमा होगा। यहां निकाल के दिखा हमने, कॉपर जिंक में जिंक का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा आएगा तो ये जल्दी जल्दी डिपोजिट होगा। मान लो हम सिल्वर और कॉपर ले लिए, थोड़ा फील करना, मान लो हमने सिल्वर और कॉपर ले लिया। देखो बच्चों, सिल्वर ले लिए और कॉपर ले लिया। अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 108 और इसका होता है मॉलिक अपॉन में 1 आएगा क्योंकि इस पे +1 चार्ज होता है, कॉपर पे +2 होता है, तो 63.5/2 ये ज्यादा है तो सिल्वर जल्दी जमा होगा। बोलो आ गया। तुमको एक टेंशन हो रहा है मेरे को मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं है, भाई याद भी नहीं करना है यार, तुमको याद भी नहीं करना है, पेपर में लिख के आता है अगर सवाल आता है तो, ठीक है। याद हो गया तो अच्छी बात है, यू आर जीनियस, मेरे जैसा। नहीं याद हुआ तो भाई अच्छी बात है, दिया रहेगा। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया, हमने आपको प्रूफ करके कैसे दिखाया, M इक्वल टू ZQ आपने पढ़ा था। तो Z सबका अलग अलग होता है, कॉपर का अलग, सबका अलग, क्यों, क्योंकि Z होता है E/F और E होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स, समझना। और मॉलिक्यूलर वेट तो सबका अलग है ना, टेबल में आपने पढ़ा है एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये देखो ये E अलग होगा, Z अलग होगा, सबको फील हो गया। तो यहां से ऐसे निकाले, यहां से ऐसे निकाले, दोनों को डिवाइड किया, ऐसा आ गया। फिर हमको ये देख करके पता चल रहा है कि M प्रोपोर्शनल टू E, जिसका E ज्यादा उसका M भी ज्यादा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी जमा होगा रॉड पे। तो यही आपका सेकेंड लॉ है। क्या आपको लॉ समझ में आ गया, बताइए। देखिए तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मास ऑफ कॉपर डिपोजिट, कितना कॉपर जाके रॉड पे जमा हुआ। कॉपर पे प्लस चार्ज होता है तो ये कौन से रॉड पे जमा होगा, कैथोड पे, माइनस वाले पे। तो ये पूछा, ये नहीं पूछा है किस रॉड पे, बट हम ऐसे बता रहे हैं। When 5 एम्पियर, देखो एक चीज मिल गया आपको, 5 एम्पियर करंट, तो यहां नोट कर लेते हैं, I का वैल्यू 5 एम्पियर मिल गया। फॉर 1 आवर टाइम, टाइम मिल गया 1 आवर,
टाइम आवर में नहीं चलेगा, सेकंड चाहिए। तो सबको पता होगा एक आवर में 3600 सेकंड होता है, 60 × 60। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन मतलब जैसे आप CuSO4 को पानी में घोलोगे ये टूट जाएगा बच्चों, Cu+2SO4 -2। तो तुमको बस किसका मास पूछा है, देखो यहाँ पे कॉपर, इसकी बात करना है, इसकी बात नहीं करना है। ये सब समझदारी है। हम भी जब पहली बार देखते थे, जब पढ़ते थे, तो हमको भी समझता नहीं था कि इसको रिएक्शन करें कि क्या करें। तो हम आपको हर चीज बताते जो मेरे को समस्या आती थी कि CuSO4 है तो आप देखो किसकी बात कर रहा है, कॉपर डिपोजिट, कॉपर कितना जमा होगा। तो कॉपर जमा होगा मतलब सिर्फ कॉपर की बात करना है, SO4 को सोचो मत। एटॉमिक वेट यहाँ लिखा है, देखो हम बोले थे लिख के आता है, टेंशन मत लो। तो इसके करने के दो मेथड है, देखो मेथड वन है फॉर्मूला मेथड, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, एक बस करेंगे देखने के लिए कि फार्मूला पढ़े हो, कोई काम का भी तो है। देखो फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है कि दो गो है, बताओ एक गो है कि दो गो है, एक गो। तो एक गो रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा M = Z × Q। अब दो गो रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा M1/M2 = E1/E2। फील हो गया, फील याद करो, दो गो में ये कराया था हमने कांस्टेंट चार्ज वाला में, ठीक है सर। तो देखो M = ZQ हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमको मास पूछा है और बाकी सब दिया होगा, Q तो दिया नहीं है, देखो तो Q नहीं दिया है तो I और T तो दिया है। याद है हम एक और फॉर्मूला बताए थे, Q नहीं दिया रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, M = ZQ × IT। बढ़िया बात है। अब Z भी नहीं दिया रहता है, Z नहीं दिया रहता है, आपको Z निकालना सिखाया ना हमने, Z निकालना सिखाया ना बच्चों, बताओ Z कैसे निकलता है। तो Z निकलता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट, ध्यान समझना, इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट × IT। पहले फार्मूला तैयार कर लो। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर कैसे देखेंगे, यहां पर आएंगे और चार्ज देखेंगे कॉपर पे, भाई CuSO4 टूटेगा तो कॉपर पे चार्ज बनेगा +2, मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स फैक्टर इंटू फैराडे कांस्टेंट नीचे में, और ऊपर है IT। फार्मूला तैयार है, अब आप फट से वैल्यू डाल दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का इधर लिखा है 63.5, एक्स फैक्टर कॉपर का चार्ज कितना चार्ज है 2, फैराडे कांस्टेंट 96,500 इंटू करंट है 5 एम्पियर और यह 3600 सेकेंड। 2 0 से 2 0 कैंसल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना आगे, 5 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, कट तो रहे, 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 और 6 90 19 191 1 कैसे 193 193। अब यहाँ का पॉइंट हटाओ, ये इसके टेबल में आ रहा है क्या, देखिए आप इसको सॉल्व करो, ऊपर 36 भी है तो इसको सॉल्व करके बताइए। 63.5 इंटू 36/2 इंटू 193, 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा। ये देखिए इसके टेबल में कट रहा है क्या, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। जो भी आएगा 5.8 ग्राम आंसर आता है, 5.8 ग्राम आंसर। मतलब क्या होगा हम बता रहे हैं आपको, Cu+2 है, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा और जाके कॉपर बन के डिपोजिट हो जाएगा रॉड पे, समझा ना। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पासेस फॉर 1 आवर टाइम। इसमें करंट बच्चों दिया है 5 एम्पियर और टाइम दिया है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड। किसी का माइक चालू है क्या, बार बार बोल रहे हैं बंद करो। 3600 सेकंड टाइम और किसका माइक चालू, इधर ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो करंट 5 एम्पियर दिया है, टाइम 1 आवर दिया था और कॉपर का वेट दिया है, वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट 63.5।
CuSO4 सोल्यूशन है। देखो आपको कल हम बताए थे कि CuSO4 जब पानी में जाएगा तो ऐसा टूट जाएगा, Cu+2 प्लस SO4 -2। अब क्या होगा, Cu+2 जाएगा रॉड के पास, Cu+2 रॉड के पास जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन के डिपोजिट हो जाएगा। यहां पूछा है ना डिपोजिट, तो डिपोजिट मतलब होने के लिए इसको चार्ज खत्म करना पड़ेगा। सबको ये बात पता है, तुम कल भी देखे पिछले क्लास में भी, यहाँ का कॉपर जाके इस पे जमा हो रहा है। अब देखो इसको यूनिटरी मेथड से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है चार्ज, एक मोल को कितना इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर एक नंबर होना चाहिए, तो तुम देख लो चार्ज लग रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। सब लोग याद रखेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको F बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट, या 1F बोलते हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बताओ, 2F। 2F चार्ज लग रहा है कितने कॉपर बनाने के लिए, 1 मोल कॉपर। 1 मोल कॉपर मतलब कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5 ग्राम। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लिख दिया हमने, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2F चार्ज लग रहा है 63 के लिए। अब क्वेश्चन में तुमको I दिया है, T दिया है, तो यहां से आप चार्ज निकाल लो पहले। चार्ज बराबर क्या होता है, I × T, तो I × T हो जाएगा 5 × 3600। ध्यान समझना, अब यहां पर चार्ज दिया है तो चार्ज के नीचे चार्ज लिख दो, 5 × 3600, तो पूछा कितना ग्राम बनेगा, तो x लिख दो। अब क्या करो, आप दोनों को डिवाइड कर दो, 2/5 × 3600 = 63.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह जाएगा 63.5 × 5 × 3600 / 2। f कहां गया भाई, 2f था, सॉरी f, और f का वैल्यू डाल दो। फिर से समझ लो, आपको बता दे रहे हैं। देखो यूनिटरी मेथड में कैसे करते हैं, सबसे पहला जो लाइन लिखा जाता है, ये देखो ये लाइन फिक्स लाइन होता है। आप 11th में नहीं पढ़े हो इसीलिए समझ में थोड़ा लेट आता होगा आपको, 11th में इसका बहुत जरूरत पड़ती है, स्कीमेट्रिक कैलकुलेशन। देखो ये लाइन को हम लोग फिक्स लाइन बोलते हैं। ये लाइन कहां से आता है, ये लाइन आपको इक्वेशन से आया है, ये सबके लिए ही रहेगा, ये सबके लिए। मान लो हम कुछ भी करंट, कुछ भी टाइम दे, कुछ भी चार्ज दे दें, 500 कूलम, 1000 कूलम, 2000 कूलम, 5000, तो ये लाइन सेम रहेगा। इसको हम स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, तो ये स्टैंडर्ड लाइन यूज हो गया। देखो ये इक्वेशन से दिख रहा है कि चार्ज 2F लगा, 2F चार्ज लगा तो 63.5 ग्राम कॉपर बना, ठीक है। तो इतना चार्ज लगेगा तो कितना ग्राम बनेगा, यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ोगे, याद है। पहले एक का निकाल लो डिवाइड करके, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं। फिर से देख लो, 2F चार्ज तो इतना ग्राम, फिर से चार्ज दिया, तो चार्ज है तो चार्ज करने के लिए लिख दो, और मास पूछा है तो यहाँ x मान लो, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। यहाँ जरा x = 63.5 × 5 × 3600 अपॉन में 2 × 96,500। 2 0 से 2 0 काट लो, और जो कटता है काट लो, तो x का वैल्यू 5.8 ग्राम ही आएगा, पिछली बार जैसा किए थे। ये यूनिटरी मेथड है, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। हमने आपको कल 2 मेथड पढ़ा दिया, एक फार्मूला मेथड, उससे मास निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइए, m = z × q, देख लीजिए उससे फार्मूला m = zq, फिर z का वैल्यू डालिए इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट, फिर चार्ज का वैल्यू डालिए I × t, फिर इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला डालिए मॉलिक्यूलर वेट बाय x फैक्टर। सब वही आएगा, सब वही आता है, कैलकुलेशन पूरा वही है, ठीक है। ये ज्यादा आसान है, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। फिर से इसको फील कर लीजिए एक बार, आखिरी बार। देखिए यहां से चार्ज निकल जाएगा और यहां से मास निकल जाएगा, ये फिक्स लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन। उसके बाद आप क्वेश्चन को इस्तेमाल कीजिए। देखो पहला वाला लाइन हमेशा फिक्स लिखना है, दूसरा वाला लाइन में क्वेश्चन से पढ़ के वैल्यू आएगा। अगर चार्ज का वैल्यू दिया है तो चार्ज के नीचे लिखना, मास का वैल्यू दिया है तो मास के नीचे लिखना, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा।